हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, नर्नेस्ट इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल। तो कैसा था वीडियो, आप सभी ने कमेंट में तो बताया ही नहीं कि हमारा पिछली क्लास कैसी थी। ठीक है, जो भी हुआ सही हुआ। आगे चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। ये हमारा जो टॉपिक है, जो हमने जो क्लास 12th है केमिस्ट्री जो सीरीज स्टार्ट की है, आपको एक बार याद दिला दें कि ये हमारी क्लास 12th की केमिस्ट्री लाइन बाई लाइन, मतलब टॉपिक बाई टॉपिक, जैसा टॉपिक केमिस्ट्री NCERT केमिस्ट्री क्लास 12th में मिलेगा वैसा वही टॉपिक आज हमारे वीडियो में मिलेगा। मतलब आप वीडियो चेक कीजिए कि आपका जो टॉपिक उसमें है वही टॉपिक हम मतलब स्टेप बाय स्टेप वही टॉपिक करा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन के बाद हमारा टॉपिक दिया हुआ था कि क्या है कि विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा RG को बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिब्स ऊर्जा की थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं गिब्स ऊर्जा की। तो गिब्स ऊर्जा क्या है कि ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा उपलब्ध होती है। कोई भी काम करने के लिए जो उपयोगी ऊर्जा होती है वो उपलब्ध होती है, उसे क्या कहते हैं, हम गिब्स ऊर्जा कहते हैं। अब सोचिए कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब डेनियल सेल, आप सभी को हमने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा चुका है कि डेनियल सेल क्या करता है, वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी सेल का काम कर रहा है। तो जो सेल द्वारा किया गया अधिकतम विद्युत कार्य किसके बराबर होगा, उसकी गिब्स ऊर्जा में आने वाली कमी के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो मूल सिद्धांत इसका क्या है, कि मूल सिद्धांत इसका है कि सेल द्वारा जो किया गया उपयोगी कार्य उसकी मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। फॉर्मूला में डेल्टा GR - NF E सेल। ठीक है, जहाँ N क्या है, हमारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मोल की संख्या, F क्या है, फैराडे स्थिरांक है, जिसका क्या दिया हुआ है 96,500 कैलोरी वो C पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, ई सेल इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सेल का विद्युत वाहक बल EMF है। ठीक है, मानक स्थिति मतलब स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, डेल्टा GR नॉट इक्वल टू -NF E नॉट सेल। ये फॉर्मूला दिया हुआ मानक स्टैंडर्ड स्टेट के लिए क्या दिया हुआ है, डेल्टा GR नॉट है और इक्वल टू -NF E नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड स्टेट के लिए है। साम्य स्थिरांक KC से जब संबंध बताता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा RG नॉट इक्वल टू -2.303 RT log KC। ये साम्य स्थिरांक KC के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका क्या दिया हुआ है कि यदि ई सेल धनात्मक प्लस E वैल्यू हो तो डेल्टा GR क्या होगा, ऋणात्मक होगा और अभिक्रिया क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल। जो डेनियल सेल की संरचना, डेनियल सेल है क्या, मतलब हमने आप सभी को पहले भी बता दिया है। 1 मिनट में एक बार देख लेते हैं कि हमारा डेनियल सेल है क्या। तो विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति, मतलब विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या है, डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसे कहते हैं। ये देखिए, मतलब एकदम बेस्ट स्ट्रक्चर है। इसे देख करके आप सभी को मतलब एकदम से क्लियर आ जाएगा कि हमारा डेनियल सेल क्या है, याद आ जाएगा डेनियल सेल है क्या, है ना। तो देखिए डेनियल सेल क्या है, एक में जिंक है ZnSO4, एक में CuSO4, 2 रॉड हैं, दोनों को लवण सेतु से जोड़ा गया है, मतलब साल्ट ब्राइटेज। इसमें लवण सेतु में इसमें क्या डाला गया है, लवण सेतु में KCl का लिक्विड है, एक में Zn में एनोड है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, और जो कैथोड है वो CuSO4 जिसमें कॉपर की रॉड है, वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब इसमें करंट फ्लो कराया गया है तो वोल्टमीटर हमारा कितना काम करता है, 1.1 है ना, 1.01 वोल्ट में वोल्टमीटर हमारा कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेनियल सेल का शॉर्ट स्ट्रक्चर। और ये होगी हमारी डेनियल सेल की रिएक्शन दी हुई है कि ये डेनियल सेल की ये रिएक्शन है। ठीक है,
अगला टॉपिक हम देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल मतलब विद्युत रासायनिक सेल और गिब्स ऊर्जा में संबंध क्या है। तो देखिए मुख्य सिद्धांत क्या है, कोर कॉन्सेप्ट इसका है कि किसी भी रासायनिक सेल जैसे गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल में होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उत्पन्न होती है, और वह सेल द्वारा जो कार्य किए गए वह सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। इसका सीधा सा टॉपिक यह दिया गया है कि जो हमारे गैल्वेनिक सेल है या फिर डेनियल सेल, इनमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिकल वर्क उत्पन्न होता है, केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिकल वर्क उत्पन्न होता है वह सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यह हमारा इसका कोर कॉन्सेप्ट। थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या दिया गया कि स्थिर ताप और दाब पर किसी सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य, विद्युत कार्य जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है W इलेक्ट्रिकल, उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है। थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार बताया कि स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी सेल द्वारा किए गए मतलब अधिकतम इलेक्ट्रिकल वर्क को गिब्स ऊर्जा, उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी माइनस डेल्टा जी से ही हम इसे प्रदर्शित करेंगे। तो ये माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला हमारा कि ये जो डेल्टा जी इजकल टू क्या आएगा, डेल्टा जी इजकल टू माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाएगा, माइनस W इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा डेल्टा जी इजकल टू माइनस W इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब देखते हैं हम जो फार्मूला की डिराइव्ड ऑफ फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, सूत्र की व्युत्पत्ति क्या है। क्या हम जानते हैं कि जो फिजिक्स के अनुसार यहाँ पे देखेंगे कि फिजिक्स के अनुसार क्या है, W इजकल टू Q इंटू ई सेल है। यदि सेल अभिक्रिया में n मोल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो n मोल इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q इजकल टू n इंटू एफ। तो यहाँ पर F इजकल टू दिया हुआ है 96,500 मोल। तो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है। इस प्रकार से जो कुल किया गया कार्य हमारा W इलेक्ट्रिकल क्या आ जाएगा, NF है इंटू ई सेल आ जाएगा। चूँकि यह कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के कारण होता है, इसलिए डेल्टा G इजकल टू माइनस NF है ई सेल। तो यह जो विद्युत रासायनिक सेल और गिब्स ऊर्जा में संबंध बताता है। ठीक है, जो W इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, आपको शुरू से एक बार बता देती हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला है W इजकल टू फिजिक्स के अनुसार W इजकल टू Q इंटू ई सेल है। यदि सेल अभिक्रिया में n मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं तो n मोल इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q इजकल टू n इंटू एफ हो जाएगा, n इंटू एफ। तो यहाँ पर F इजकल टू दिया है 96,500 मोल, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसी प्रकार जब हम कुल किया गया कार्य तो इसके अनुसार जो हमारा कुल किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इजकल टू NF ई सेल। चूँकि यह जो कार्य है गिब्स ऊर्जा में कमी के कारण होता है, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा G का फॉर्मूला पुट कर देंगे। W बराबर डेल्टा माइनस डेल्टा G होता है और माइनस साइन उससे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा G इजकल टू NF इंटू ई सेल। और यह क्या है हमारा विद्युत रासायनिक सेल और ये गिब्स ऊर्जा के बीच मुख्य संबंध दर्शाता है। ठीक है, अब हमारा देखते हैं मानक गिब्स ऊर्जा, स्टैंडर्ड गिब्स ऊर्जा एनर्जी माइनस डेल्टा जी क्या है। ठीक है, माइनस मतलब गिब्स ऊर्जा को समझाया गया है, पहले संबंध बता दिया। अब हम देखते हैं, अब हम आप लोग सोचते होंगे डेल्टा जी है क्या, तो डेल्टा जी भी बता देते हैं। यदि सेल में भाग लेने वाले सभी पदार्थों की सांद्रता 1 मोलर हो, टेम्परेचर 290 K हो, तो इसे मानक अवस्था। इस स्थिति में जो निम्नलिखित इसका जो मान फॉर्मूला होगा भी बताया ना, डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस NF ई नॉट सेल। डेल्टा जी क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज है, N अभिक्रिया स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F क्या है, फैराडे स्थिरांक है जिसकी वैल्यू दी हुई है, और ई नॉट सेल क्या है, सेल का मानक विभव है। ठीक है, अभिक्रिया के स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त है, अभिक्रिया के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ रिएक्शन।
तो इस फार्मूला में हमें यह पता चला कि कोई सेल काम करेगा या नहीं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक कार्य करने वाले विद्युत रासायनिक सेल के ई सेल हमेशा क्या होगा है, प्लस होता है। इसलिए जो फार्मूला के अनुसार डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ई सेल हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, परंतु जो हमारा फार्मूला डेल्टा जी है उसके हिसाब से हमारा जो क्या रहेगा, जो गिब्स ऊर्जा का जो फार्मूला उसके अनुसार डेल्टा जी का जो मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी हमारी ऊर्जा में कमी आएगी। क्योंकि कोई भी सेल देखते होगे आप सभी, मतलब घड़ी में सेल, टॉर्च में सेल, तो आप देखते हैं उससे जो एनर्जी है ली जा रही है, मतलब वो एनर्जी दे रहा है, तभी तो टॉर्च लाइट जल रही है। ये हमारी रियल लाइफ का एग्जांपल है। आप सभी मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी मतलब जब कार्य कर रहा है तो उससे एनर्जी लॉस हो रही है। इक्विलिब्रियम में यदि सेल पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाए तो इक्विलिब्रियम, तो सेल ई नॉट सेल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जिससे डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। आप सब अब हमने बताया ना कि जैसे कोई टॉर्च है, टॉर्च से अगर टॉर्च का सेल खत्म हो जाता है तो टॉर्च नहीं जलती है ना, वही क्या कहला गई, हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज कहला गई। तो यहाँ पे बताया गया कि यदि सेल पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जिससे हमारा डेल्टा जी भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल एक्सप्लेन बताइए। हम बताते हैं न्यूमेरिकल क्या आएगा कि देखिए, सबसे पहले हम आपको बात बता दें कि हम जो क्लास 12 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम अभी और भी न्यूमेरिकल आगे लेकर आए हैं। तो अभी पहले ये देखते हैं कि गिब्स ऊर्जा मतलब डेल्टा जी की गणना कैसे करना है। दिया गया है कि निम्नलिखित सेल के लिए मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी की गणना कीजिए। ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि निम्नलिखित सेल के लिए मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी की गणना कीजिए। जेड क्या है, सॉलिड है, प्लस Cu2 प्लस एक्वस सोल्यूशन है, तो यहाँ पर रिएक्शन हुई तो Zn2 प्लस एक्वस हो गया और Cu सॉलिड हो गया। ठीक है, इसके लिए दिया गया है ई नॉट सेल का मान 1.10 वोल्ट और F इक्वल टू 96500 सी मोल इन्वर्स दिया हुआ है। तो जब हम सोल्यूशन इसका करेंगे तो पहले हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। तो सूत्र का उपयोग करेंगे। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट में फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर इसका आता है माइनस 2,12,300 जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब हम इसको किलो जूल में बदलेंगे तो किलो जूल में बदलने के बाद ये हमारा आ जाएगा 212.3 किलो जूल मोल पर आ जाएगा। ठीक है, तो सेल मानक गिब्स ऊर्जा एनर्जी आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हमारा क्या आता है, फाइनल आंसर आता है कि माइनस 212.3 किलो मोल इनवर्स सेल की मानक गिब्स ऊर्जा होगी। ठीक है, विस्तीर्ण गुण है, मतलब एक्सटेंटिव प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि इसमें ये क्या है, हमारी एक्सटेंटिव प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि इसका मान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों n पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका जो कार्य है, इसका जो मान है n पर निर्भर करता है। तो इस फार्मूला को मतलब एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि क्या क्या फार्मूला जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो उसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। और यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेल को काम करना है यानी रिएक्शन अपने आप होगी तो ई सेल को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, और जब ई सेल पॉजिटिव होगा तो आगे लगे माइनस साइन की वजह से डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यदि रिएक्शन हो रही है तो ई सेल क्या होगा, हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा,
एनर्जेटिक रहेगा। और जब ये ई सेल पॉजिटिव होगा तो आगे माइनस साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाता कि क्या गिब्स एक विस्तीर्ण एक्सटेंटिव प्रॉपर्टीज है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि अगर रिएक्शन दोगुना कर देंगे तो एन का मान बदल जाएगा और गिब्स ऊर्जा जो हमारी गिब्स एनर्जी है वह दोगुना हो जाएगी। ठीक है, विद्युत अपघटनी। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है। ये दो ही टॉपिक आज हमने लाए हैं जो हमने बताया था, एक गिब्स ऊर्जा में संबंध, विद्युत रासायनिक सेल और गिब्स ऊर्जा में संबंध। दूसरा टॉपिक हमारा आज स्टार्ट हो रहा है ये विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, मतलब कंडक्टेंस। अब हम आते हैं दूसरे धमाकेदार टॉपिक, चालकता यानी कंडक्टेंस। जैसे लोहे या तांबे के तार में करंट बहता है। आप देखे होंगे कि बिजली हमारे घर में कैसे आती है, तारों की वजह से ही आती है ना। लोहे या तांबे का अंदर तार होगा, कॉपर का होगा या फिर सिल्वर का होगा, कुछ होगा ही, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। वैसे ही हम पानी में नमक का फॉर्मूला जानते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। यदि कोई एसिड डालें तो वो आयनों में टूट जाता है और इन आयनों की वजह से जो करंट बहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालकता। ठीक है, यहाँ फिजिक्स का भी ओम का नियम लागू होता है, V=IR लागू होता है। लेकिन केमिस्ट्री में हमें 3 जादुई शब्द समझने होंगे, वो हम देखते हैं क्या। पहला आता है हमारा कंडक्टेंस चालकता G, यह प्रतिरोध R का उल्टा होता है, यानी G=1/R होगा। और इसका मात्रक क्या होता है, SR होता है, S होता है। देखिए, अगर चालकता हमारी प्रतिरोध मतलब G अगर ये सही रहेगा तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। चालकता बढ़ेगी तो हमारा प्रतिरोध घटेगा। अगला टॉपिक है हमारा विशिष्ट चालकता या फिर कप्पा, इसे कप्पा से ही प्रदर्शित करते हैं। ये विशिष्ट चालकता प्रतिरोध का उल्टा होता है। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा बराबर G=L/A को हम सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा G/L/A। ठीक है, ये हमारा विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है। अगर विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी मोलर चालकता ΔM। 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता क्या कहलाती है, ये हो जाएगी ΔM कप्पा × 1000/m आ जाएगा। ठीक है, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, S cm² मोल इनवर्स। ठीक है, तनुता का प्रभाव हम देखते हैं। डाइल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ेगा, विलयन को पतला करने पर कप्पा घटता है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। और लेकिन जो मोलर चालकता ΔM है वो क्या है, बढ़ती है, क्योंकि कुल आयन और आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विलयन पतला होगा तो कप्पा घटता, क्योंकि आयनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो मोलर चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयन और आयतन दोनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं विशिष्ट चालकता इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्टेंस। जब किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयनों की गति के कारण विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अपघटनी चालकता कहते हैं। ठीक है, जब किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनके आयनों की गति क्या है, विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह, इन्हीं आयनों की गति के कारण विलयन में जो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, और इससे जो हमारी विद्युत अपघटनी चालकता ही, इसे ही हम विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। इस चालकता को समझने के लिए निम्नलिखित
टर्म्स दी हुई हैं। देखिए चालकता को समझने के लिए जो रेजिस्टेंस R क्या है, पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। विद्युत अपघट्य के विलयन में जब आयन गतिशील हों तो विलयन के अन्य कणों द्वारा उनके मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार R=V/I निर्भरता, यह क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L के समानुपाती और उनके अनुप्रस्थ काट A के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, निर्भरता क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L के समानुपाती और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फॉर्मूला दिया हुआ है R व्युत्क्रमानुपाती L/A। इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, अब हम आता है रजिस्टिविटी P, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिविटी रो। इसका क्या होता है, समानुपाती चिन्ह हटाने पर हमें एक स्थिरांक मिलता है। जो प्रतिरोध है उसमें जो VR व्युत्क्रमानुपाती जो लगा हुआ है उसके जो चिन्ह हटाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एक प्रतिरोधकता मिलती है जिसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं, प्रतिरोधकता ही कहते हैं, वही है रो, इसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R=ρ×L/A। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा आ जाएगी, यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L=1 सेंटीमीटर हो और उनका क्षेत्रफल A=1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विलयन का कुल प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है, जिसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद हो गया, इसका जो मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर होता है। अब देखते हैं हमारी कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, G क्या है। ठीक है, तो प्रतिरोध R के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, चालकता को उल्टा कहते हैं, तो प्रतिरोध R के जो व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और यह क्या दर्शाती है, विलयन में धारा कितनी आसानी से बह सकती है, ये चालकता दर्शाती है। ये क्या है, प्रतिरोध R के जस्ट अपोजिट होती है। G बढ़ेगा तो R घटेगा, पहले ही बताया हुआ है। G घटेगा तो R बढ़ेगा, R घटेगा तो G बढ़ेगा। ठीक है, तो G=1/R इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। जब जो क्या है, R क्या हमारा हमेशा चालकता, व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, प्रतिरोध का जो उल्टा होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है सीमेंस दिया हुआ है, एस नहीं है, ये सीमेंस है, इसको सीमेंस ही पढ़िएगा। ओम इनवर्स अथवा सीमेंस, ठीक है, इसका मात्रक होता है। अब हम देखते हैं अपना आज का अगला टॉपिक क्या है, विशिष्ट चालकता या चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कप्पा। ठीक है, तो इसका देखेंगे कि जो हमारी विशिष्ट जो प्रतिरोधकता रो के व्युत्क्रम उल्टा, जो रो के व्युत्क्रम होता है चालकता, रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो प्रतिरोधकता होता है वो हमारा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का उल्टा ही विशिष्ट चालकता कहलाता है और इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। सूत्र Kappa=1/ρ होता है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि Kappa=1/ρ, चूँकि ρ=R×L/A/L है, इसलिए इसमें जब मान रख देंगे रो की जगह R, रो का मान दिया हुआ है ना, R×ρ=R×A/L। जब हम इसमें ये मान रख देंगे तो Kappa= आ जाएगा 1/R आ जाएगा इंटू L/A। जब हम इसकी पूरा कैलकुलेशन मतलब मान रख के वो फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे Kappa=G × L/A आ जाएगा।
तो यहाँ एल अपॉन में ए को क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहा जाता है, और इसे जी से दिखाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, जी से दिखाते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब आप लोग एक इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर विलयन है और उसमें आपने ठीक 1 मोल विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट घोला है। तो उस मोल के सारे जो आयन मिलकर जितनी बिजली प्रवाहित करेंगे उसे मोलर चालकता कहेंगे। ठीक है, जो भी मतलब 1 लीटर विलयन आपने लिया है और ठीक है जो आपने ठीक 1 मोल विद्युत अपघट्य, उतना ही विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट घोला है, तो उस मोल के सारे जो आयन मिलकर जितनी बिजली प्रवाहित करेंगे उसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, अब इसी पर विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, इस पर आधारित हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब हम अपने आज के क्या करेंगे बताइए, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा कि इतना अच्छा टॉपिक मिस ना हो। तो देखिए चलते हैं। आज हम अपना आज का पहला सवाल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 298 केल्विन पर चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल जिसमें 0.1 mkcl विलयन भरा है का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.2 mkcl विलयन भरने पर 520 ओम हो जाता है तो 0.2 mkcl विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या है, एनिमेट है कि 0.1 mkcl विलयन की चालकता कैप्पा इक्वल टू 1.29 साइमेंस अपॉन में एम या फिर 0.0129 साइमेंस सेंटीमीटर दिया हुआ है। सॉल्यूशन का देखेंगे। प्रथम विलयन क्या है, 0.1 mkcl की सहायता से सेल स्थिरांक जी ज्ञात करेंगे। तो दिया गया प्रतिरोध R1 इक्वल टू 100 ओम दिया हुआ है और विशिष्ट चालकता कितनी दी हुई है, कप्पा 1 बराबर 1.29 साइमेंस मीटर। जब हम इस फॉर्मूला में मान को पुट करेंगे तो जो हमारा कैलकुलेशन करके आंसर आता है हमारा इसका स्टेप 1 का कि आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा कैलकुलेशन के बाद आता है। कैलकुलेशन पूरा दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। स्टेप 2 में दिया हुआ है कि स्टेप 2 में क्या करेंगे, 0.2 का फिर हम दूसरे विलयन का निकालेंगे, कप्पा 2 का मान ज्ञात करेंगे। तो विलयन क्या दिया हुआ 0.02 mkcl के लिए विशिष्ट चालक का K2 ज्ञात करेंगे, कप्पा 2 ज्ञात करेंगे। चूँकि सेल मान है इसीलिए सेल स्थिरांक जी का मान 129 मीटर इनवर्स ही रहेगा और दिया गया नया प्रतिरोध R2 520 ओम कर देंगे। इसमें मान वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो हमारा के फॉर्मूला क्या दिया हुआ, कप्पा 2 इक्वल टू G0 अपॉन में R2 कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.248 साइमेंस मीटर। तो जब इसका आंसर फाइनल आंसर क्या आता है कि 0.02 mkcl विलयन की विशिष्ट चालकता 0.248 साइमेंस मीटर या फिर 0.00248 साइमेंस सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर दे दिया गया। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि जो प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता पर आधारित प्रश्न क्या है। एक विद्युत अपघट्य के 0.05 विलयन से भरे हुए एक कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है। यदि इस कॉलम का व्यास डायमीटर 1 सेंटीमीटर और लंबाई
50 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रतिरोधकता रो और विशिष्ट चालकता कप्पा की गणना कीजिए। ठीक है, रो और विशिष्ट चालकता कप्पा की गणना करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं कि कॉलम का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए ज्ञात करना होगा पहले। तो पहले दिया गया है व्यास, क्या दिया हुआ है, दिया है ना 1 सेंटीमीटर पर त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.05 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और लंबाई एल क्या हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो ठीक है, एरिया का जो क्षेत्रफल मतलब A=πr² होता है। एरिया का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है A=πr², तो इस पर हम फार्मूला में मान पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसकी प्रतिरोधकता की पहले गणना करेंगे। तो प्रतिरोधकता निकालेंगे। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला दिया हुआ था कि R तो दिया हुआ है 5.5 × 10⁻³ ओम दिया हुआ है। अब हम रो निकालेंगे, प्रतिरोधकता निकालेंगे तो इस फॉर्मूला में मान पुट करेंगे। फॉर्मूला में मान ये पुट कर दिया गया है। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा इसका रो का मान आता है 87.135 ओम सेंटीमीटर, ये हमारा इसका रो की वैल्यू आती है। अब हम निकालेंगे कप्पा की गणना करेंगे। तो कप्पा = 1/रो का मान इसमें पुट कर देंगे तो रो का मान आ जाता है 0.01148 साइमन्स पर सेंटीमीटर आता है। इसका आंसर आ गया। तो हम देखेंगे कि रो हमारा आया 87.135 ओम सेंटीमीटर और विशिष्ट चालकता कप्पा 0.01148 साइमन्स सेंटीमीटर या फिर 1.148 × 10⁻⁻² साइमन्स सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये 10⁻⁻ कहाँ से आ गया ये आप लोग सोच रहे होंगे, किसी को नहीं होता है पता, किसी को है तो अच्छी बात है। तो ये कैसे आ गया, ये जो दो पॉइंट ये दिए है 0 इनको हमने बढ़ा दिया तो ये क्या आ जाएगी हमारी पावर क्या हो जाएगी -10⁻⁻ लगेगी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन क्या है कि सीधे सूत्र पर आधारित ये 2 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 अंक के लिए पूछ सकता है कि एक चालकता सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 2.0 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सेल में 0.5 विलयन भरने पर इसका प्रतिरोध 25 ओम प्राप्त होता है तो विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे प्रतिरोध दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी दी हुई है, तो हमको विशिष्ट चालकता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। L लंबाई 2.0 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल A= 4.0 सेंटीमीटर है। प्रतिरोध क्या है R= 25 ओम दिया हुआ है। अब हमारा फॉर्मूला है L/A, यह हमको ज्ञात करना है G। तो L/A A = 2.0 अपॉन में 4.0 जो आ गया हमारा 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब स्टेप 2 में विशिष्ट चालकता कप्पा ज्ञात करना है। तो कप्पा ज्ञात करने के लिए पानी पीते जाइएगा, ब्रेक लेते जाइएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो सेहत का तो पहले ध्यान रखना होगा तभी तो पढ़ाई हो पाएगी ना। तो पानी पीते जाइएगा। ठीक है, क्लास लंबी हो रही है तो पानी, खाना तो नहीं खा सकते हैं, पानी ज़रूर पी लीजिएगा। तो कप्पा = 1/r × L/A ये आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे, मान रख करके कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/225 ओम हो जाएगा इंटू 0.5 L/A का मान हमने देखा था, ये L/A का मान हम अभी निकाल चुके हैं। तो इसका मान जब इसमें पुट कर देंगे या तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आता है, क्या आता है
0.04 इंटू 0.5 जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.02 साइमेंस सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाता है और इसका यही कंप्लीट आंसर है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल, आई होप आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे से ही मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, कोई नहीं देता है, मैंने पूरा दिया हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा हौसला बनता है और अच्छा वीडियो बनाने का। कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं तो हम और अच्छा मतलब कंटेंट और अच्छा लेकर के आएँ। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्सों को भी, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक की गहराई वाला सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर टॉपर। कि अब एक ऐसा सवाल जो एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा, कि अगर आप विलियन में और पानी मिला दें, यानी उसकी डाइल्यूशन को और बढ़ा दें, तो जो हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए कि जब आप पानी मिलाते हैं तो प्रति इकाई आयतन, पर यूनिट वॉल्यूम में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए क्या होगा, विशिष्ट चालकता कप्पा क्या होगा, घट जाता है। लेकिन पानी मिलाने से आयनों को घूमने के लिए ज़्यादा जगह मिलेंगी। ठीक है, आप पानी मिला दोगे, कोई बॉटल है उसमें आपने कोई विलियन है उसमें डाला हुआ, मान लो कि आपने शक्कर डाला हुआ है, उसमें कम पानी डाला हो तो उसको घुलने के लिए तो जगह कम पड़ जाएगी। पर अगर आपने उसमें और पानी डाल दिया तो वो और जल्दी घुलेगा, क्योंकि उसको जगह ज़्यादा मिल जाएगी घुलने के लिए। तो यही बोला जा रहा है कि पानी मिलाने से आयनों के घूमने के लिए जो जगह ज़्यादा मिलती है और कुल आयतन बढ़ जाता है। इसलिए क्या होती है, हमारी मोलर चालकता लैम्डा एम हमेशा बढ़ती है। इसे एकदम याद रखिएगा। ठीक है, मेन पॉइंट जो हमने बीच बीच में आपको बताया हुआ है उनको तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे अक्सर एग्जाम में भूल जाया करते हैं। ठीक है, तो आज सभी आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए और इसी तरह के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल में। जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय चंद्रकला मैम, यह टेलीग्राम चैनल है, उसमें जुड़िए और जितना भी हमने टॉपिक कंटेंट आपको पढ़ाया हुआ है वह सब टॉपिक आपको वहाँ पे PDF के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जाकर के वहाँ पे PDF चेक कीजिए और नोट्स बनाइए, कंप्लीट नोट्स बनाइए क्लास 12th के लिए। ठीक है, और आपको ये ज़रूरी बात बता दें कि कल हमारी क्लास 12th NCERT बेस्ड जो क्लास चल रही है कल नहीं होगी, अब हमारी नेक्स्ट डे मिलेगी, क्योंकि हमने आपको वीकली टाइम बता दिया है कि हमारा वीकली शेड्यूल क्या रहेगा। तो आप वो चेक कीजिए और उसी हिसाब से आप क्लास को देखिए। तो आप सभी को होमवर्क रहेगा कि जो हमने न्यूमेरिकल कराए हैं उनको रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप सभी को वो बताइए। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल में। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।